नमस्कार। भारत की गणतंत्र दिवस की परेड, इसकी झांकियां, सैन्य शक्ति, सब कुछ कितना शानदार होता है ना। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जो मुख्य अतिथि सामने बैठे होते हैं, उनका वहां होना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत का एक बड़ा रणनीतिक संदेश होता है। तो आज हम इसी दिलचस्प विषय की परतों को खोलेंगे। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक सालाना परेड है या फिर ये भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक मास्टर स्ट्रोक है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि इस एक निमंत्रण के असल में मायने क्या हैं। तो आगे हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी 2026 के ऐतिहासिक निमंत्रण की। फिर समझेंगे परेड के पीछे की कूटनीति। जानेंगे कि ये मेहमान चुने कैसे जाते हैं। थोड़ा इतिहास खंगालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये अतिथि इतने मायने क्यों रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2026 के निमंत्रण की। ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये 77 सालों के इतिहास में एक ऐसा पहला मौका है जो पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, ये वाकई में ऐतिहासिक है। भारत ने अपनी 77 साल की परंपरा में पहली बार किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं, बल्कि एक सुप्रा नेशनल संस्था यानी कई देशों के समूह यूरोपीय संघ को मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया है। अच्छा, तो मेहमान कौन होंगे? यूरोपीय संघ के दो सबसे बड़े चेहरे, यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेyen, जो संघ की डे टू डे गवर्नमेंट संभालती हैं, और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, जो सदस्य देशों के नेताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आखिर इस निमंत्रण के पीछे की असली वजह क्या है? इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, ये परेड सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत का एक बहुत शक्तिशाली कूटनीतिक दाव है। आइए समझते हैं कैसे। इस निमंत्रण को आप रणनीतिक कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण मान सकते हैं। ये किसी भी विदेशी मेहमान को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और साथ ही ये सॉफ्ट पावर का एक जबरदस्त हथियार भी है। सॉफ्ट पावर मतलब बिना किसी सैन्य बल या दबाव के अपनी संस्कृति और नीतियों के आकर्षण से दुनिया को प्रभावित करने की ताकत। आमतौर पर इस निमंत्रण के 4 मुख्य मकसद होते हैं। पहला, दुनिया को एक रणनीतिक संकेत देना कि भारत के लिए क्या जरूरी है। दूसरा, दोनों देशों के लोगों के बीच के संबंधों को मजबूत करना। तीसरा, भविष्य में होने वाले समझौतों और दौरों के लिए दरवाजे खोलना। और चौथा, जाहिर है, दुनिया को भारत की सैन्य और सांस्कृतिक ताकत दिखाना। अब अगर खासतौर पे 2026 के निमंत्रण की बात करें, तो इसके भी कुछ बड़े लक्ष्य हैं। सबसे बड़ा है भारत और यूरोपीय संघ के बीच अटके हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रफ्तार देना, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जाता है। इसके अलावा डिफेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाना, और हाँ, पहली बार परेड में यूरोपीय संघ की एक छोटी सैन्य टुकड़ी को मार्च करते हुए देखना भी एक बड़ा लक्ष्य है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तय कौन करता है कि मेहमान कौन होगा? ये मुख्य अतिथि का चुनाव होता कैसे है? आपको बता दूं कि ये प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है और इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया परेड से करीब 6 से 8 महीने पहले शुरू हो जाती है और इसे टॉप सीक्रेट रखा जाता है। वजह, ताकि निमंत्रण को मना करने की कोई भी सार्वजनिक स्थिति ना बने, जिससे किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक ऑकवर्डनेस से बचा जा सके। तो होता यह है कि सबसे पहले विदेश मंत्रालय भारत के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नामों की लिस्ट बनाता है। फिर इंटेलिजेंस एजेंसियां उन नामों की जांच करती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस पर अपनी अंतिम मुहर लगाते हैं, और फिर औपचारिक निमंत्रण भेजने से पहले राजदूत निजी तौर पर पता लगाते हैं कि क्या वो मेहमान आने के लिए उपलब्ध भी है या नहीं। और ये जो आखिरी वाला स्टेप है ना, अनौपचारिक बातचीत वाला, ये सबसे जरूरी है। ये इसलिए किया जाता है ताकि भारत को कभी भी सार्वजनिक तौर पर ना सुनना पड़े। इससे कूटनीतिक गरिमा बनी रहती है। मतलब ये सिर्फ एक न्योता नहीं है, ये एक पूरी तरह से सोची समझी कूटनीतिक चाल है। अच्छा, अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि अतीत में किन किन बड़े नामों ने इस परेड की शोभा बढ़ाई है। कहानी शुरू होती है 1950 में, जब सबसे पहले मेहमान बने थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। फिर 1961 में पहली बार एक महिला और ब्रिटिश शासक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मुख्य अतिथि बनी। 2015 में बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने जो इस परेड में शामिल हुए। और 2018 में तो रिकॉर्ड ही बन गया, जब 10 आसियान देशों के नेता एक साथ मेहमान बनकर आए। 2026 का ये निमंत्रण इसी ऐतिहासिक परंपरा की एक और नई कड़ी है।
और अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो फ्रांस को 6 बार ये सम्मान मिल चुका है और हमारे पड़ोसी देश भूटान को 4 बार। ये आंकड़े इन देशों के साथ भारत के मजबूत और गहरे संबंधों को दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर साल कोई मेहमान आया ही हो। कुछ साल ऐसे भी रहे जब ये कुर्सी खाली थी, जैसे कि शुरुआती सालों में 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक के समय, और अभी हाल ही में 2021 और 2022 में कोविड महामारी की वजह से। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर एक मेहमान का चुनाव इतना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि मुख्य अतिथि का चुनाव उस साल के लिए भारत की विदेश नीति का एक बैरोमीटर होता है। मतलब मेहमान का नाम देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस साल भारत का फोकस किस देश, किस क्षेत्र या किस खास मुद्दे पर रहने वाला है। इसके उदाहरण हमें इतिहास में साफ साफ दिखते हैं। जब भूटान और नेपाल को बार बार बुलाया गया तो संदेश था पड़ोसी पहले की नीति। 2018 में 10 आसियान नेताओं को बुलाना एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर था, और अमेरिका और रूस दोनों को बुलाना भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को दिखाता है कि हम किसी एक गुट से बंधे नहीं हैं। और 2026 वाले निमंत्रण में एक और बहुत दिलचस्प बात है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भारतीय मूल के हैं। उनका संबंध गोवा से है। तो ये पीपल टू पीपल कनेक्शन का एक खूबसूरत उदाहरण है, जो कूटनीति को एक मानवीय स्पर्श भी देता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि निमंत्रण पर लिखा नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता। ये पूरी दुनिया के लिए भारत का एक बहुत सोचा समझा संदेश होता है, उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं और दुनिया में उसकी जगह का एक ऐलान। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं, अगला वो ऐतिहासिक पहला मेहमान कौन होगा जिसे ये खास निमंत्रण मिलेगा? इस सवाल का जवाब ही हमें बताएगा कि भारत की कूटनीति का अगला कदम क्या होगा।